हेलो स्टूडेंट्स। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया था और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हमने कवर किए थे। इस वीडियो में हम आज जो लेने वाले हैं टॉपिक वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी एक लेआउट जानकारी ले लें, फिर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू है हमारी बॉडी में। नाम अगर हम इसका देखें तो नाम ये आपको बता रहा है कनेक्टिव, तो इसका पर्पस भी कुछ ऐसा है कि ये चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अभी हम जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे ये टर्म और इसका टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट एबंडेंट। हमने एपिथेलियल के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा कि स्किन की कवरिंग करता है, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन, पेरिटोनियम, सब हमने इसका पढ़ा। हमें लगा कि भाई एपिथेलियल टिश्यू तो हर जगह है, हर चीज को कवर कर रहा है, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज टू सी कि कनेक्टिव टिश्यू आपका सबसे एबंडेंट टिश्यू है। और सबसे एबंडेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ये सबके बीच में, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में लिंक है। नाम से पता चल रहा है कनेक्ट कर रहा है, तो यहां पर कनेक्ट का क्या है कि ये लिंक है बाकी टिश्यूज में और बाकी ऑर्गन्स के बीच में। इसके पास इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है और ब्लड और लिम्फ ही दो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके पास फाइबर्स नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ब्लड और लिम्फ के पास कोई फाइबर्स नहीं है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे। तो कनेक्टिव टिश्यू के पास है क्या? अगर यहां पर फाइबर का नाम आ रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के पास। अगर हम जनरलाइज स्टेटमेंट की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोजिशन में हमारी तीन मेन चीजें आती हैं, सेल्स और जो उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो सब, और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज है फाइबर्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेंगे सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स और आपको देखने को मिलेंगे फाइबर्स। अब सेल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ये हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जब हम इसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के तो हो सकता है उनमें इनमें कुछ चीजें प्रेजेंट हो और इनमें से कुछ चीजें एब्सेंट हो। तो सेल्स आपको कौन कौन सी तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं? मैक्रोफैज, फाइब्रोब्लास्ट। अभी मैक्रोफैज सेल्स क्या हैं? ये वो बड़े सेल्स हैं जो दूसरे जो भी इन्वेड कर रहे हैं, बैक्टीरिया है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह है मैक्रोफैज। मैक्रो मतलब बड़े, फैज मतलब खा जाने वाले। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज की प्रोडक्शन करना। तो फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। फिर है आपके एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स आपके क्या है? फैट सेल्स। फिर न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल जिसको आप बेसोफिल भी कहते हैं, फिर ईस्नोफिल्स, ये सब तरह के सेल्स प्रेजेंट है आपके एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब इन सेल्स के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है बहुत सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब ये सेल्स के बाहर ये अब तो एक सेल हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये अगर हमारा एक यहाँ ड्रॉ करते हैं, अगर ये हमारा कोई कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है तो इसके पास ये सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स के बाहर जो ये लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये जो सेल्स के बाहर की जगह है, इनमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इसमें हो सकता है आपका फाइबर और इसमें आपका कुछ ग्राउंड सब्सटेंस भी रहेगा। अब ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहाँ से आया जो ये बन रहा है? यही सेल्स के अंदर, ये जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं यहाँ पर,
इनमें से जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं अभी हमने बताया वो आपके फाइबर्स बनाएगा। अब जो फाइबर्स बन रहे हैं तो फाइबर्स आपके 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स को हम स्टडी करते हैं। एक है आपका वाइट कोलाजन, येलो इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर। नाम हमेशा इसका ऐसे ही याद करेंगे, वाइट कोलाजन, येलो इलास्टिन और रेटिकुलर। इससे आपको इनके कलर्स हमेशा याद रहेंगे, वाइट कोलाजन, येलो इलास्टिन और एक और तरह का आपका फाइबर है जो आपका रेटिकुलर फाइबर है। ये थिन कोलाजन का बना हुआ फाइबर है। अब फाइबर्स के साथ साथ ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। ग्राउंड सब्सटेंस जो आपका बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकन, GAG, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस, जिसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपका हाइलुरोनिक एसिड। ये आप बहुत सुन रहे हैं आजकल, जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हाइलुरोनिक एसिड्स की बहुत ज़्यादा बात होती है। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस है। अब अभी हमने ऊपर बताया कि ब्लड और लिम्फ में ये फाइबर्स नहीं होंगे, ये फाइबर्स ब्लड और लिम्फ में नहीं होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन किस में क्या होगा, कैसे सेल्स होंगे, हम इस कनेक्टिव टिश्यू की करते हैं क्लासिफिकेशन। ना कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जो लूज हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जो बहुत डेंस हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जो कुछ तरीके से स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके। तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज, अगर कोई चीज़ लूज है तो क्या है, मतलब उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा है और फाइबर्स उसमें कम है, कुछ इस तरीके से, मतलब उसमें मैट्रिक्स का कंटेंट ज़्यादा है और फाइबर्स का कंटेंट कम है। अब फाइबर्स कम भी हैं और फाइबर्स क्या है, लूजली अरेंज्ड भी हैं। कम तो है ही है, साथ के साथ लूजली अरेंज्ड फाइबर्स भी हैं। तो इसलिए वो कैसा है मैट्रिक्स, मतलब उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर आपका नेक्स्ट आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब उसमें ज़्यादा फाइबर्स हैं और उसका मैट्रिक्स कम है। ठीक है, अब इसमें जो फाइबर्स हैं और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो आपके बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड हैं, इसीलिए वो डेंस है, घना है। ठीक है, घना कैसे होगा, जब ज़्यादा उसमें फाइबर्स होंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के आपके एग्जाम्पल्स हैं एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यू। अब एरियोलार आपका वीक टिश्यू है। ठीक है, ये एक बहुत वीक टिश्यू है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक फॉर्म है ना। अब देखिए लूज है और ये मोस्ट एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसका काम क्या है, पैकेजिंग करना। ऑर्गन्स के चारों तरफ मिलेगा आपको ये पैकेजिंग करने के लिए। अब देखिए यहाँ से आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि जो आपका चीज़ सबसे वीक होती है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी वो कम पाई जाएगी, है ना। नेचर में भी अगर आप देखें तो जो भी वीक हैं, वीक इंसान हैं या वीक एनिमल्स हैं, उनका हमेशा नंबर ज़्यादा होगा। जो भी स्ट्रॉन्ग हैं, लीडर्स हैं, वो हमेशा कम होंगे ना। तो जो भी मतलब ये एक सोसाइटी का फैक्ट भी है ना कि जो भी वीक चीज़ें होंगी वो ज़्यादा होगी। तो ये एरियोलर टिश्यू वीकेस्ट है और सबसे ज़्यादा ये ही मिलता है। अब एडिपोज टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू आपका फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ये फैट स्टोर करके रखता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में स्किन के नीचे हमारा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, फैट स्टोर करने का काम करता है। अब ये फैट स्टोर कर रहा है तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करेगा, साथ साथ ये बॉडी की इंसुलेशन में भी मदद करता है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा मतलब ये जो ठंडे इलाकों में एनिमल्स होते हैं उनमें एडिपोज टिश्यूज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे पोलर बियर्स हैं, उनके तो स्किन के नीचे एक पूरा लेयर ऑफ फैट
प्रेजेंट होता है जिसको आप ब्लबर कहते हैं। तो एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है और फैट स्टोर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करने जा रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी फाइबर से ही हम इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर कर पाएंगे। अब ये फाइबर्स या तो ऐसे किसी भी पैटर्न में लग सकते हैं या फिर ये एक फिक्स्ड पैटर्न में लगे हो सकते हैं। अगर ये फिक्स्ड पैटर्न में लगे हैं तो हम इनको बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और अगर ये ऐसे फैले हुए किसी भी पैटर्न में लगे हुए हैं तो ये कहलाते हैं आपके डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब कहाँ पर डेंस रेगुलर होंगे, कहाँ पर डेंस इररेगुलर होंगे? डेंस इररेगुलर टिश्यूज आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई प्रेशर कहाँ से आने वाला है, कहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को खिंचाव मिलेगा, कहीं से भी। जैसे स्किन है, किसी ने साइड से पुल कर लिए आपके चीक्स, किसी ने ऊपर से, आपकी स्किन कैसे प्रेशर झेल रही है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के मतलब डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलेगा? वहाँ जहाँ पर हमको पता है कि फोर्स कहाँ से लग रहा है, कहाँ से हमें फाइबर्स को ऐसे अरेंज होना है जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान कम हो, या उस फोर्स को जो बाहर से लग रहा है उसको ये ऑर्गन झेल सके। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के आपके एग्जाम्पल हैं टेंडन एंड लिगामेंट। अब ये टेंडन और लिगामेंट क्या है? टेंडन और लिगामेंट वो टिश्यूज हैं जो ज्वाइन करते हैं। अब कौन किसको ज्वाइन कर रहा है? टेंडन ज्वाइन कर रहा है मसल और बोन को, और लिगामेंट ज्वाइन कर रहा है दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है लिगामेंट। ठीक है, अगर हम ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएं, अगर ये हम एक बोन बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये आगे की हैंड की बोन बनाएं अपनी फोर आर्म की, और ये आगे ना, ये एग्जैक्टली डायग्राम नहीं है, इसको आप सिर्फ समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट है, और अब इस बोन को मूव करना है। मतलब ये आपका आगे हाथ बना हुआ है, ठीक है, ये आपका आगे हाथ बना हुआ है, इस हाथ को ऊपर लाना है। आपको मालूम है कि जो भी मूवमेंट बॉडी की है वो मसल्स की वजह से होती हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं, तो यहाँ पर मसल्स होनी भी ज़रूरी है। हम यहाँ पर ये कुछ मसल्स बना देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ हमारे टेंडन और कहाँ हमारे लिगामेंट्स होंगे। तो मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम करेंगे टेंडन। ये मसल और बोन को जोड़ने का काम कर रहे हैं टेंडन। यहाँ से भी और यहाँ से भी ये मसल और बोन जुड़ी रहेंगी टेंडन के साथ। लिगामेंट कहाँ है? लिगामेंट आपके ये रहे, जो दो बोन्स को इकट्ठा जोड़कर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिगामेंट्स हैं जो आपको बोन टू बोन ज्वाइन कर रहे हैं, और टेंडन क्या है आपके? जो मसल और बोन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? टेंडन MTB। अब MTB आता है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे MTB से, और लिगामेंट को याद रखेंगे हम BLB से, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है। बहुत पुराना हैक है और हमेशा से हम ऐसे ही इसको याद करते आए हैं, आपके लिए भी ये बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो ये थे आपके एग्जांपल्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम बात करते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, जहाँ पर कि आपका जो फाइबर्स का पैटर्न है वो एक बड़ा इररेगुलर फॉर्म में है, और कोई भी तरफ से मतलब फोर्स आ सकता है, स्किन के ऊपर ये हमारे लगा रहता है और हमारी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमने कौन कौन से दो टॉपिक कवर कर लिए? हमने कर लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके एग्जाम्पल है एरियोलर एंड एडिपोज। फिर हमने करा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस दो तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। रेगुलर फिर से दो तरह के हैं, टेंडन एंड लिगामेंट, और डेंस इररेगुलर के आगे फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या करने वाले हैं? जो स्केलेटन बनाने में हमारी बॉडी का काम कर रहे हैं, जैसे बोन और कार्टिलेज,
बोन और कार्टिलेज को मिलाकर हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू के अलावा दूसरा जो टिश्यू है वो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो फ्लो कर सकता है। ये है आपका ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड एंड लिम्फ आपका ये हो गए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए थोड़ा सा इनकी आगे डिटेल स्टडी और करते हैं, एक एक करके इन सबको हम लेते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की। अब एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू हमने किस में पढ़ा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। अब एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? इनके अंदर होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। तो ये 3 तरह के सेल्स इनके अंदर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स। नाउ अब फाइब्रोब्लास्ट सेल कौन से सेल्स हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वो ब्लास्ट सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जो आपके फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सेल्स आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं? फाइबर्स। और बाकी 2 सेल्स और कौन से हैं आपके? मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। अब एरियोलार टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपकी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और आपका एपिथेलियल टिश्यू को एक सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपका ये एपिथेलियल टिश्यू ऊपर है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी ए सेल्यूलर है और एपिथेलियल टिश्यू आपके ए वैस्कुलर हैं, ठीक है। ए वैस्कुलर मतलब उनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो उनको सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम कौन कर रहा है? उनको ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्किन का अगर हम डायग्राम देखें तो ऊपर एपिडर्मिस रहता है हमारा, केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस। फिर आपका ये नीचे डर्मिस, और डर्मिस के नीचे जब सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें आपका एरियोलर और एडिपोस दोनों तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो स्किन के नीचे हो गया एक काम इसका, दूसरा काम हो गया एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करना, तीसरा काम इसका है ऑर्गन्स की पैकिंग करवाना, ठीक है। तो ये सभी ऑर्गन्स के आसपास, नर्व्स के, ब्लड वेसल्स के आसपास ये रहता है, जिससे कि ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन और कवरिंग बनी रहती है। नाउ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज एडिपोज टिश्यू, और ये भी क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू यहाँ पर देखिए, अभी हमने बताया कि स्किन के नीचे होता है, ज़्यादातर ये स्किन के नीचे होता है। ये फैट स्टोर करता है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। फैट स्टोर करता है, तो इसमें जो सेल्स हैं ज़्यादातर वो एडिपोसाइट सेल्स रहते हैं इसके अंदर। अब फैट्स कैसे स्टोर करता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा अगर बॉडी में यूटिलाइज हो गया, हमको एनर्जी देने के और बाकी कामों में यूज़ आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जो भी खाना इंस्टेंटली यूज नहीं होता, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। फैट में कन्वर्ट होकर ये बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, ज़्यादा खाना खाने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब वो ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उनकी बॉडी उतना खाना यूज़ नहीं कर रही है, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। तो जो भी एक्स्ट्रा खाना खाया हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एडिपोज टिश्यूज़ में, और फैट्स की फॉर्म में वो हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट्स स्टोर करते हैं। और अब ये नहीं कि सिर्फ फैट स्टोर करने का काम ही है एडिपोज टिश्यू का, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पैकेजिंग की बहुत अच्छी ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे हमारा बॉडी में जो भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रखा है स्कल ने, आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखा है रिब केज ने, आपकी जो आईज़ हैं वो स्कल के सॉकेट के अंदर है। अब इतनी डेलिकेट आई एक हार्ड सॉकेट के अंदर अगर पड़ी रहे तो उसको तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा। तो आपके हार्ड सॉकेट और आई के बीच में कुछ कुशन टाइप की चीज़ होनी चाहिए ना। जैसे आप कांच के ग्लासेस अपने कंटेनर में, एक कार्टन में पैक करते हैं, तो आप उसके आसपास कुछ सॉफ्ट चीज़ भर देते हैं, चाहे आप थर्माकोल भर देते हैं, चाहे आप वूल भर देते हैं,
या आप पेपर कटिंग्स भर देते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सके और ऑर्गन जो आपका कांच का ग्लास है वो कंटेनर के साथ या आपके कार्टन के साथ लगकर टूटे नहीं। तो इसी तरीके से जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारे आई, किडनी, हार्ट, ये जब अपनी जगह पर हैं तो इनके ऊपर एक पूरा पैकेजिंग मटेरियल लगा रहता है एडिपोज टिश्यू का, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और उनको प्रोटेक्शन का भी काम देता है। नाउ नेक्स्ट अब आपका आता है, हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट्स बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था ये, तो इसलिए ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था इसको हमने साथ साथ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके दो हैं, एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और आपका एक इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। रेगुलर आपको जब पता है कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होने वाली है, तो वहाँ पर सारे फाइबर्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और अगर किसी इर्रेगुलर पैटर्न में फाइबर्स हैं तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपको कहाँ मिलता है? डर्मिस ऑफ स्किन में। स्किन के डर्मिस अभी हमने पढ़ा था, एपिडर्मिस। ये एक बार उस डायग्राम में दोबारा चलते हैं। ये डर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस, ये नीचे डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर ज़्यादातर आपको इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे। फिर आपकी बोन्स की कवरिंग के ऊपर, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स है आपकी, उनको ऊपर से कवर करने के लिए, ये जो अगर बोन है आपकी, इन बोन्स को ऊपर से कवर करने के लिए आपके जो टिश्यूज रहते हैं दैट इज डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज, लिवर, इन सब के ऊपर आपके डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं। और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपके कौन कौन से हैं? दो, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन के अंदर आपका जो फाइबर रहता है दैट इज व्हाइट कोलाजन फाइबर। इसमें कौन सा फाइबर आपको देखने को मिलता है? व्हाइट कोलाजन फाइबर। और लिगामेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है आपका? येलो इलास्टिन फाइबर। ये याद रखेंगे इसको कि कौन सा फाइबर्स किस कलर का है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो व्हाइट कोलाजन एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। व्हाइट कोलाजन किस में मिलते हैं? टेंडन में। और येलो इलास्टिन किस में मिलते हैं हमें? लिगामेंट में। टेंडन क्या करते हैं? MTB, मसल, टेंडन, बोन। लिगामेंट BLB, बोन टू बोन। नाउ नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम चलते हैं अपने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हमने ये पढ़ा है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे कैसे रहेंगे? स्केलेटल वाले और लिक्विड वाले। तो इनका जो कनेक्टिव टिश्यू में हम सबसे पहले लेने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कार्टिलेज को। अब यहाँ पर हम कार्टिलेज पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे। ये चारों हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो सबसे पहले कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। कार्टिलेज आपका एक फर्म और प्लाएबल है, मतलब फर्म तो है लेकिन इसको आराम से हम मोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो आपको याद करने वाली बातें हैं वो यही है कि इनमें वही तीनों तरह की कॉम्पोजिशन तो रहेगी। इसमें सेल भी रहेंगे, फाइबर्स भी रहेंगे और मैट्रिक्स भी रहेंगे। तो जो आपके सेल्स हैं वो आपके तीन तरह के सेल्स हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल कैसे हैं ये एक बार हम इसके डायग्राम से समझते हैं। पहले तो इसके डायग्राम पर चलते हैं। ये है आपका एक डायग्राम ऑफ अ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज में आप ये देख रहे हो अंदर कुछ सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स हैं और ये एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है जिस कैविटी को हम बोलते हैं लैक्यूना। और एक कैविटी लैक्यूना के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल हैं ये ही आपके मैच्योर कार्टिलेज के सेल्स हैं।
ठीक है। ये इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है। कौन सा फाइबर प्रेजेंट है यहाँ पर? कोलाजन फाइबर। ज़्यादा इसमें कौन सा फाइबर है? कोलाजन फाइबर। और इसका ये बाकी बचा हुआ है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। इसका मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। अब ये देखेंगे इसमें हमने ब्लड वेसल्स नहीं बनाई हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है? एवैस्कुलर है। इसकी पूरी कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। जो एक कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, इसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और अंदर कुछ सेल्स हैं जो आपके एक और तरह के सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। अब यहाँ पर ब्लास्ट नाम आ गया, जैसे हमने पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, तो वो फाइबर्स बना रहे थे। यहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो आपके कार्टिलेज के मैट्रिक्स का और कार्टिलेज के सेल्स का निर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये आपके हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। तो 3 तरह के सेल्स इसमें कौन कौन से पढ़ लिए हमने? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, और तीसरी तरह के जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है दैट आर कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स। अब ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? अब देखो, बनाना ज़रूरी नहीं है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं या देखते हैं तो एक बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसका डिस्ट्रॉय होना भी ज़रूरी है। सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना है। अब अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स लगातार बनाते जा रहे हैं, आपके कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते जा रहे हैं, तो एक इर्रेगुलर ग्रोथ हो जाएगी। इस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कुछ डिस्ट्रॉइंग सेल्स भी होने चाहिए, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉइंग सेल्स जो हैं आपके, वो कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स हैं। तो ब्लास्ट बनाने वाले सेल्स, क्लास्ट खाने वाले सेल्स, ठीक है। जो बना रहा है बनाना, ब्लास्ट, क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। तो कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स जो हैं आपके, वो डिस्ट्रॉय करने वाले सेल हैं, वो फैगोसाइटिक सेल हैं, वो आपके जो कार्टिलेज है उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्ड्रियोक्लास्ट हैं, ये जैसे एम्ब्रियो, जब आप छोटे बेबीज जब होते हैं तो उनमें बोन्स कम और कार्टिलेज ज़्यादा होता है। तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे जब बोन में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बोन्स हमारी जो हैं वो कार्टिलेज में कन्वर्ट होती हैं। तो ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट सेल्स जो हैं, ये आपकी एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज बाय बोन इन एडल्ट। तो ये आपका कॉन्ड्रियोक्लास्ट का फंक्शन यहाँ पर खत्म होता है। अब कार्टिलेज के हम टाइप्स पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इनके पास कौन से फाइबर्स हैं। एक आपका है हाइलिन कार्टिलेज, एक है आपका इलास्टिन कार्टिलेज, और दूसरा है आपका फाइब्रस कार्टिलेज। एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज आपका सबसे एबेंडेंट कार्टिलेज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एबेंडेंट कार्टिलेज है, और ये आपका ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स से बना है। तो ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स है इसमें, तो इसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट होगा? वाइट कोलाजन, ठीक है। तो इसमें जो फाइबर प्रेजेंट है आपका दैट इज वाइट कोलाजन फाइबर। और ये हाइलिन कार्टिलेज आपके कहाँ प्रेजेंट है? नोज के सेप्टम में, जो डिवीजन ऑफ नोज है सेप्टम में, जो आपके नॉस्ट्रिल्स के बीच में है। फिर आपका लैरिंक्स में ये प्रेजेंट है हाइलिन कार्टिलेज। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर सी शेप्ड ऑफ कार्टिलेज लगा हुआ है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो ये सी शेप का पूरी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर जो कार्टिलेज लगा हुआ है उसका फॉर्म सी है, मतलब आधा बना हुआ है आधा नहीं है। तो ये सी शेप कार्टिलेज क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स करने से, ठीक है। तो ये उसकी प्रोटेक्शन के काम आता है। फिर आपका हाइलिन कार्टिलेज आपके रिब्स और स्टर्नम को ज्वाइन करने में भी काम आता है, जिसको कि आप कोस्टल कहते हैं, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज क्या है आपका? जो रिब्स और स्टर्नम को ज्वाइन कर रहा है। तो ये था आपका हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट जो हम कार्टिलेज करने वाले हैं दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से पता चल रहा है इलास्टिक है, तो इसमें कौन सा फाइबर होगा? येलो इलास्टिन फाइबर। तो इसकी यही खासियत है कि इसके पास इलास्टिन फाइबर है। ये प्रेजेंट कहाँ होगा आपकी बॉडी में? ये कहाँ मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन ऑन द टिप ऑफ नोज। नोज टिप में आपको इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एपिग्लॉटिस,
फिर पिन्ना ऑफ द ईयर, और आपकी ईयर के अंदर जो ईस्टाशियन ट्यूब है उसमें ये सब में आपका इलास्टिक कार्टिलेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस कार्टिलेज। नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट। ठीक है, इसके कॉम्पोजिशन में कौन सा फाइबर इसमें आता है? इसमें भी आ रहा है आपका कोलाजन फाइबर। और ये आपका कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपका वर्टिबल डिस्क्स के बीच में। ठीक है, आपको मालूम है ना हमारी जो बैकबोन है वो 33 वर्टिबल कॉलम से मिलके बनी है। तो ये जो आपके वर्टिबल कॉलम है 33 वर्टिबल कॉलम, इनके बीच में ये गद्देदार चीज़ की तरह प्रेजेंट होता है। और ये कार्टिलेज यहाँ पर जो प्रेजेंट है 2 वर्टिबल डिस्क के अंदर, दिस इज फाइब्रस कार्टिलेज। ऐसे ही प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये अब जब आप बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस वाज अबाउट योर कार्टिलेज। नेक्स्ट हम चलते हैं बोन्स में। कार्टिलेज आपका सॉफ्ट एंड प्लायबल था, हार्ड। बोन आपकी हार्ड एंड नॉन प्लायबल है, मतलब सख्त है और इसको आप मोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हैं, मोड़ नहीं सकते। ठीक है, हड्डी टूटना तो बहुत सुना है, मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है। लड़ाई झगड़े के बाद भी हड्डियाँ टूटती हैं, तो टूटना है हड्डी का। लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट है, टूटती नहीं है, प्लायबल है। बोन हार्ड है, नॉन प्लायबल है। इसका भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, इसका भी हम फाइबर पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसका सेल पढ़ेंगे। यहाँ पर इसके फाइबर जो है वो कोलाजन फाइबर इसके अंदर बहुत सारा प्रेजेंट है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, बोन के अंदर है आपका कोलाजन फाइबर। बोन का मैट्रिक्स कैसा है? बोन का मैट्रिक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बना हुआ है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से भी बना हुआ है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोन के अंदर करीब 30 to 40% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। जो टोटल मैट्रिक्स है उसका 30 to 40% ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट में आपके क्या आते हैं? फाइबर्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आते हैं। और प्रोटीन कौन से वाला? प्रोटीन ओसिन वाला ना। ये बड़ा ही कमाल का प्रोटीन है। ये वही प्रोटीन है जो डॉग्स को एक बोन की तरफ अट्रैक्ट करता है। जो इसकी स्मेल है, जो इसका टेस्ट है, वो डॉग्स इसी ओसिन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स बोन्स। तो ये इसका ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है बोन का। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो ज़्यादातर हम बच्चों से सुनते हैं कि बच्चों को इतना पता है कि बोन में कैल्शियम होता है। लेकिन कैल्शियम किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा बोन में प्रेजेंट होता है? बोन में कैल्शियम सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि अबाउट 85% है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो ओनली 10% है। बाकी का जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयंस हैं दैट आर ओनली 5%। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर बोन। नाउ फाइबर हो गया, मैट्रिक्स की बात हो गई। अब चलते हैं हम सेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही 3 तरह के सेल्स है, ब्लास्ट, साइट और क्लास्ट। लेकिन इसमें क्या क्या नाम लग जाएगा? कॉन्ड्रियो के बदले लग जाएगा ऑस्टियो। तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट, पहले तो हम एक बोन का स्ट्रक्चर समझने की ऐसे कोशिश करते हैं कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है। ये आपका एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो इसका ये एक बीच का पार्ट है जिसको हम डायफिसिस बोलते हैं, और ऊपर का ये राउंड स्ट्रक्चर जो है इसको एपिफाइसिस बोलते हैं। तो एक बोन में 2 तरफ तो एपिफाइसिस लग गए, ऊपर और नीचे एपिफाइसिस, और बीच में आपका ये डायफाइसिस है। एपिफाइसिस को हम स्पॉन्जी बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये स्पॉन्जी बोन है, ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, हार्ड बोन यहाँ पर है। अब ये स्पॉन्जी बोन है, तो ये स्पॉन्जी बोन कैसे है? मतलब जैसे आप इमेजिन करिए एक स्पंज, उसी तरीके से है ये। यहाँ पर बोन्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं और बहुत सारा इसमें मैट्रिक्स है, और इन छोटे छोटे बोन के टुकड़ों को हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूले। ये बोन्स के छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रैबिक्यूले। यही बोन का वो एरिया है जो आपका ब्लड सेल्स बनाता है। कहते हैं ना बोन में ब्लड सेल्स बनते हैं, बोन मैरो, आपने वर्ड सुना होगा कि बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनते हैं। तो यही साइट है जिसमें कि आपके ब्लड सेल्स बन रहे हैं।
अब ब्लड सेल में कौन से, हम कहते हैं बोन मैरो, रेड बोन मैरो है तो कौन से सेल बनाएगा, क्या रेड सेल्स बनाएगा? नहीं, सिर्फ रेड सेल्स नहीं बनाता, ये तीनों तरह के सेल्स बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों तरह के ये सेल्स बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और कौन कहाँ बन रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स? लॉन्ग बोन्स के स्पॉन्जी पार्ट में, ठीक है। तो यहीं पर आपका रेड बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसी रेड बोन मैरो की वजह से यहाँ पर ये प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। नाउ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब ये ब्लड सेल्स का बनाना इज नोन एज हीमोपोइसिस। नाउ अब हम ये बात करते हैं बीच के पार्ट की, क्योंकि हमने जो अभी बोन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो आपकी बुक में ये डायग्राम कुछ इस तरीके वाला दे रखा होता है, ये यहीं से हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले, डायफाइसिस का स्ट्रक्चर क्या है। डायफाइसिस के बीच में यहाँ पर ये आपकी जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेडुलरी रे, और इसमें भरा होता है आपका येलो बोन मैरो। इसमें क्या भरा होता है आपका? येलो बोन मैरो। आई एम सॉरी, ये आज मेरा पेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आई विल मेक वेरी श्योर कि आपको सभी पॉइंट्स इसमें अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ येलो बोन मैरो इसके बीच में भरा हुआ है, ये रेड ब्लड सेल, ये जो है ये ब्लड सेल्स नहीं बनाता है, और ये है कॉम्पैक्ट बोन, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पर ही आपके हर्वेजियन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, ये सब प्रेजेंट होती है। अब इसी को चलिए हम ऐसे करके काट लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे करके काटा, और इसको हम पूरा नहीं स्टडी कर रहे हैं, इसका हम सिर्फ कुछ पार्ट स्टडी कर रहे हैं। एक मिनट, ये फिर से मेरा पेन परेशान कर रहा है। इफ़ समबडी कैन हेल्प मी कि ये चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है। पिछले 1-2 वीडियो से मुझे ये बहुत परेशान कर रहा है ना। ये जो येलो कॉम्पैक्ट बोन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे हर्वेजियन कैनाल्स ऐसे से नज़र आएंगे, लंबे लंबे। एक ये बनाया मैंने, ये दोबारा पेन खराब हो गया लगता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे लॉन्ग, जो पूरी बोन में जा रहे हैं। और अब हमने इस बोन को क्या करना है, इसको हमने ऐसे करके काट लिया। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को, काटे हुए स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये तो आपकी मेडुलरी रे है, ये आपकी मेडुलरी रे है जो अंदर मैंने छोटी सी बनाई है ताकि मैं बाकी के स्ट्रक्चर को दिखा सकूं। बेटा आई एम वेरी सॉरी, ये मेरा पेन ने आज मुझे बहुत परेशान कर दिया। एक बार और पेन लेके देखते हैं ना। ये जो है आपकी मेडुलरी रे है, फिर से ख़राब हो जाएगा ये। और साइड पर मैं इसको हटाई देती हूँ, साइड पर आपको ये हर्वेजियन कैनाल सिस्टम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी हर्वेजियन कैनाल सिस्टम कैसे दिखते हैं, ये बहुत सारे ऐसे गोल हैं, ये गोल गोल दिखा रखे हैं, लेकिन ये हैं बहुत लंबे, ठीक है। ये बीच में एक पूरा का पूरा हर्वेजियन कैनाल सिस्टम है जिसके चारों तरफ ये सेल्स लगे हुए हैं। अब इस हर्वेजियन कैनाल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरे डायग्राम की तरफ, कुछ ऐसे। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिस्टम, और ये है आपका एक हर्वेजियन कैनाल, ये दूसरी हर्वेजियन कैनाल, ये ऐसे पूरी बोन के अंदर ऐसे नीचे तक लंबी गई हुई है। हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं, ठीक है, साइड व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम इसको टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो ये टॉप व्यू में आपका एक जो कैनाल है, दिस इज हर्वेजियन कैनाल। अब इस कैनाल के अंदर से ही बोन को सब कुछ सप्लाई मिलेगा, आर्टरीज का, वेन्स का, नर्व्स का, लिम्स, सभी सप्लाई यहाँ हर्वेजियन कैनाल से हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ, इसके हर्वेजियन कैनाल के चारों तरफ लगे हुए हैं आपके ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोसाइट्स आपके जो स्टार शेप्ड सेल्स हैं, और ये भी आपके लेक्यूना के अंदर हैं। इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, जैसे आपके कार्टिलेज सेल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था, वो भी एक लेक्यूना के अंदर थे, ये भी एक लेक्यूना के अंदर है। लेकिन कार्टिलेज के पास ये था कि एक लेक्यूना में एक से ज़्यादा कॉन्ड्रियोसाइट्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक लेक्यूना के अंदर एक ही ऑस्टियोसाइट्स होगा।
और जो इसकी प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं ये बाहर, इसको बोलते हैं हम कैनालिक्यूली। तो इसी वजह से ये एक स्टार शेप्ड का स्ट्रक्चर हमको नज़र आता है। तो ये एक ऑस्टियोसाइट, ये दूसरा ऑस्टियोसाइट, तो ऐसे ये पूरी कंसेंट्रिक रिंग में लगे होते हैं, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। ये रिंग्स किससे बनी हुई हैं? ये रिंग्स बनी हुई हैं बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स से। दोबारा से समझते हैं इसको। सेंटर में है आपका हवेजियन कैनाल। हवेजियन कैनाल के चारों तरफ एक सर्कल की फॉर्म में आपके लगे हुए हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। फिर एक और सर्कल बन रहा है जिसमें फिर ऑस्टियोसाइट सेल लगे हुए हैं। फिर एक और सर्कल बन रहा है जिसमें फिर ऑस्टियोसाइट सेल लगे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हवेजियन कैनाल को हम सेंटर माने तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं और इन सर्कल्स में आपके हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है। अब क्या हर्वेजियन कैनाल इंडिपेंडेंट यूनिट है? नहीं। ये एक हर्वेजियन कैनाल दूसरे हर्वेजियन कैनाल से कनेक्टेड होता है थ्रू वॉक्समैन कैनाल। ठीक है। और इस एक हर्वेजियन कैनाल के सिस्टम को हम एक ऑस्टियोन भी कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन ऑस्टियोन। तो ये आपके सेल्स के बारे में हम एक बार दोबारा से इसको स्टडी कर लेते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या हैं आपके? जो प्रेजेंट रहते हैं और आउटर एंड इनर पेरिफेरी। ऑस्टियोसाइट्स आपके लेक्यूना के अंदर होते हैं और ईच लेक्यूना के अंदर एक सिंगल ऑस्टियोसाइट होता है। ये दोनों ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स आपकी ग्रोथ, बोन की ग्रोथ के या बोन के मैट्रिक्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये वही हैं जो एक्स्ट्रा बोन बन रही है या बोन में से कैल्शियम निकालना है, तो ये आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल काम करेंगे। ये बोन में से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं और बोन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। तो इनको हम मैक्रोफैज की कैटेगरी में रखते हैं। सो यहाँ तक आपका ख़त्म होता है सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक, जो आपको हम अलग अलग फॉर्म्स में करा दिया। नेक्स्ट अब आपके 2 टिश्यूज रहते हैं, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इसी लेक्चर में हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो आपके हैं वो हैं आपके वो टिश्यू जिसके साथ आपके 2 वर्ड्स बड़े अच्छे एसोसिएटेड हैं और ये आपको पता होने चाहिए कि मस्कुलर टिश्यू एक्साइटेबल हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। एक्साइटेबल मतलब, अभी एक्साइटेबल हम समझेंगे अच्छे से क्या होता है। इसमें एक्साइटेबल का मतलब होता है कि इनको हम जो मेम्ब्रेन है समझ ही लेते हैं कि कैसे एक्साइटेबल की हम इसकी बात कर रहे हैं। ये डायग्राम की फॉर्म में आपको समझ में आएगा कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पहले तो हम ये देखते हैं क्योंकि मसल्स ही हमारी बॉडी में वो मेन ऑर्गन है, वो टिश्यू है जो पूरी बॉडी के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में मूव कर रही है, चाहे हमारी लेग्स मूव कर रही हैं, आर्म्स मूव कर रही हैं, हार्ट बीट हो रहा है, किसी भी मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज मसल्स। अब मसल्स कैसे मूवमेंट कराती हैं? मसल्स मूवमेंट कराती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये एक मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई ऐसे। अब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है बिकॉज उसको किसी एक न्यूरॉन से मैसेज मिला है कि भाई अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल का काम है सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन करना, उसको मैसेज देने का काम है न्यूरॉन का। अब ये एक मोटर न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आया है कि मसल तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब मोटर न्यूरॉन में से एक ये लॉन्ग जो निकल रहा है, आपको मोटर न्यूरॉन का फंक्शन पता है, इसमें एक्सॉन निकल रहा है और ये एक्सॉन की टर्मिनल्स हैं। ये एक्सॉन क्या करता है? अपनी टर्मिनल से कुछ केमिकल्स रिलीज करता है और इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है एसिटाइल कोलिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरॉन बन गया, ये न्यूरॉन के एंडिंग से एक केमिकल निकला जो केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो जगह बन गई जहाँ पे एक्सॉन और मसल मिल रहे हैं, इस जगह को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना हमको कि मोटर न्यूरॉन से मैसेज आया जिसने कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? मसल्स को कैसे पता चलेगा कि कोई इन्फॉर्मेशन आई है? मसल्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू अ केमिकल। अब ये केमिकल रिलीज हुआ और ये केमिकल मसल के ऊपर आ गया। अब मसल्स को कैसे पता चलेगा कि केमिकल आ गया? क्योंकि मसल्स के ऊपर इस केमिकल के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं।
ये केमिकल जाएगा इस रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाएगा, केमिकल जाएगा इस रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाएगा, फिर केमिकल जाएगा इस रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब ये रिसेप्टर्स इस केमिकल्स को ले लेंगे। अब जैसे ही ये रिसेप्टर्स केमिकल्स ले लेते हैं तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है। सेल के बाहर बहुत सारा सोडियम रहता है और सेल के अंदर बहुत सारा पोटेशियम होता है। यहाँ पर जैसे ही सेल एक्साइट हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल एक्साइटेशन हो गया, एक्साइटेबल हो गया, ठीक है। जैसे ही सेल एक्साइटेबल हो गया तो बाहर से सोडियम निकलकर सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम रश इन हो गया, भागो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, आ जाओ अंदर 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 अंदर, बहुत सारा सोडियम अंदर यहाँ पर भर गया। अब इस सोडियम के अंदर आने को हम बोलते हैं कि अब सेल क्या हो गया, डीपोलराइज सेल हो गया, यानी कि सेल क्या हो गया, एक्साइटेशन स्टेज पे पहुंच गया। अब सेल के अंदर जाकर ये सोडियम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ तालमेल बिठाता है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा कैल्शियम आयन रिलीज करता है। अब इस कैल्शियम आयन का फर्दर क्या है वो हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी आपको इतना समझना था कि एक्साइटेशन क्या होती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। तो ये मसल यहाँ पर बहुत सारा कैल्शियम का डिपोजिशन जब हो गया तो हमारी मसल हो गई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मसल में बहुत सारे प्रोटीन पड़ेंगे, हम वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी डिटेल हम यहाँ नहीं लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ तक सिर्फ इतना याद रखना है कि कैल्शियम की वजह से कुछ ऐसी चेंजेस आए जिसकी वजह से मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एक्साइटेबल होना। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। सो ये आपका मस्कल्स के बारे में थोड़ा मूवमेंट का था, इससे आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी रहेगी। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में कि मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो आपके एक्साइटेबल हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनका ओरिजिन क्या है, मीजोडर्मल, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। नाउ अब टिश्यूज़ जो हमारे हैं वो हमारे हर टिश्यू का एक डेफिनेट बात है कि कौन सा टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट करेगा, कौन सी जर्म लेयर से टिश्यू ओरिजिनेट करेगा, ये फिक्स है। जैसे हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, इसी तरीके से जो आपके नर्वस टिश्यू हम आगे पढ़ने वाले हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और जो ऊपर हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा वो भी मीजोडर्म से है। तो मीजोडर्म से दो टिश्यूज बनते हैं, मस्कुलर और कनेक्टिव। मीजोडर्म वैसे आपका एपिथेलियल टिश्यू भी बना सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लें, यहीं पर बना लेते हैं अगर इसकी बात हुई है ओरिजिन की, तो आपका जो ये एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर हम लिख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये सबसे बन सकता है आपका, ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है, ये मीजोडर्म से भी बन सकता है और ये एंडोडर्म से भी बन सकता है। इसके बाद जो आपका कनेक्टिव टिश्यू आया, कनेक्टिव टिश्यू आपका सिर्फ मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। पेन फिर गया, एक मिनट, लेट मी फिक्स इट इफ आई कैन। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है दैट इज ऑल्सो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, और जो आपका नर्वस टिश्यू है, यहीं पर ऐसे ही लिख देते हैं, नर्वस टिश्यू जो है वो आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। हाइलाइटर ले लेते हैं, इससे शायद हो जाए हमारा काम। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों से आता है। कनेक्टिव टिश्यू आपका नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ, कनेक्टिव टिश्यू आपका मीजोडर्म से आता है, मस्कुलर टिश्यू भी आपका मीजोडर्म से आता है, और आपका नर्वस टिश्यू जो है वो आपका एक्टोडर्म से आता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू आपका एक्टोडर्म से आता है। चलिए, तो अब हम जो डिस्कस करना है हमको यहाँ पर, वो हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स डिस्कस करनी है। अब ये डायग्राम से आप याद रख लेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये कुछ आपको धारीदार सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कुछ ऐसा जैसे मछली की आँख, मछली की क्यों, हमारी भी आँख ऐसे ही है, स्पिंडल शेप, इसमें कोई आपको लाइंस नज़र नहीं आ रही, और ये आपका कुछ जुड़े हुए सेल्स का झुंड नज़र आ रहा है जिसमें आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं।
तो हम इनके नाम रखते हैं। ये है आपके स्केलेटल टिश्यू, ये आपका स्मूथ मसल है, ये आपका कार्डियक मसल है। ठीक है, अब शेप देखो इसकी कैसी शेप है भाई। ये शेप तो सिलेंड्रिकल है, लंबे लंबे सिलेंडर्स दिख रहे हैं। वेरी गुड। नाउ दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप। इसमें बहुत सारे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स हैं, इसमें बहुत सारे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स हैं, इसलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। अब क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़ी हुई है, तो स्केलेटन से जुड़े होने का मतलब है कि ये हमारे कंट्रोल में है। हम अपने स्केलेटन को अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। हम चाहते हैं हम अपनी नेक मूवमेंट करें तो हम कर सकते हैं, हम अपनी फिंगर्स की मूवमेंट चाहें तो हम अपनी फिंगर्स मूव करा सकते हैं, आर्म्स, लेग्स, ये सभी जो मूवमेंट है ये वॉलेंट्री मूवमेंट है। यानी स्केलेटल के साथ जो जुड़ा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए। वॉलेंट्री क्या होता है? जो हमारी मर्जी से होता है ना। जो हम कहते हैं ना हम किसी काम के लिए वॉलेंटियर कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट है। नाउ अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस है। एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो अब जैसे हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल के सेल्स में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो अभी आप बता सकते हैं कहाँ मिलेगा? सभी स्केलेटल वाली जगह में। तो अगर हम नाम लें तो आपके बाइसेप्स में, लिम्स में, यहाँ तक कि आपकी एब्डोमिनल वॉल। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एब्डोमिनल वॉल और स्टमक। स्टमक हमारी स्मूथ मसल से बनी होती है, एब्डोमिनल वॉल हमारी स्केलेटल मसल से बनी होती है। अब एब्डोमिनल वॉल क्या है? एब्डोमिनल वॉल वो है जो स्टमक के स्किन के पास की लेयर है, जिसको हम मूव करा सकते हैं। हम इजीली नहीं मूव करा सकते, थोड़ा सा हमें इसको करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे आप जब कुछ प्राणायाम करते हैं तो आप स्टमक के अपने फोर्सफुली वॉल्स को मूव करा सकते हैं, या जो बेली डांसर्स हैं वो अपनी स्टमक की एब्डोमिनल वॉल को मूव करा सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नीट में आया भी था, सो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो स्केलेटल मसल हैं वो एब्डोमिनल वॉल्स पर रहती हैं। ठीक है, इनकी सिंसिटियम कंडीशन है, मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स फ्यूज होते हैं और एक सेल बन जाता है। अब बहुत सारे सेल्स फ्यूज हो रहे हैं और एक सेल बना रहे हैं, तो उस एक सेल बनने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो ये आपका स्केलेटल। तो क्या क्या पढ़ा हमने स्केलेटल के बारे में? कि ये सिलेंड्रिकल है, इसमें स्ट्राइटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हमारी कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, और हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मूथ कहाँ है और स्केलेटल कहाँ है। तो मतलब स्केलेटल वाली जो है ना बड़ी डिज़ाइनर है, हम बाहर से डिज़ाइनर चीज़ें देखना चाहते हैं ना, और जो बॉडी के अंदर है वो बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ होनी चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो इंटरनल हमारी विसरल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे वॉल्स ऑफ स्टमक, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, जो हमारी कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो है हमारी स्मूथ मसल्स। शेप इनकी कैसी है? अगर हमने यहाँ सिलेंड्रिकल शेप देखी है तो यहाँ पर कैसी शेप देख रहे हैं हम? यहाँ पर देख रहे हैं हम स्पिंडल शेप्ड सेल। इसको फ्यूजिफॉर्म शेप भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम नहीं कह सकते कि स्टमक चलो जल्दी जल्दी खाने को चर्न करना शुरू करो। नो, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसके पास एक ही न्यूक्लियस है, दैट मीन्स इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड। तो ये तो हमारी दो हो गई, स्केलेटल और स्मूथ। अब कुछ कुछ इन दोनों का मिला जुला चीज हमको देखने को मिलती है। ये स्पेशल मसल, ये कार्डियक मसल हैं। कार्डिया वर्ड इज एसोसिएटेड विद हार्ट, तो ये जो मसल्स हैं ये हमारी स्पेसिफिकली हार्ट की मसल्स हैं। ये मसल्स वो मसल्स हैं जो अनटायरिंगली पूरी लाइफ काम करती हैं। इवन बिफोर अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड टिल द डेथ, कार्डियक मसल्स में फटीग नहीं होता। कार्डियक मसल्स डोंट गेट टायर्ड, दे कीप वर्किंग थ्रू आउट द लाइफ। तो ये कार्डियक मसल्स में आप देख रहे हो कैसा है इसका शेप? सिलेंड्रिकल। ब्रांचेस नजर आ रहे हैं, यस, तो ये ब्रांच्ड हो गई। डिजाइनिंग नजर आ रही है, यस, तो ये स्ट्राइटेड हो गई। अब हार्ट की है तो हमारे तो कंट्रोल में है नहीं, हम तो नहीं चाहते कि अभी हमारा हार्ट तेज दौड़ने लग जाए या तेज हमारे हार्ट बीट बढ़ जाए। सिचुएशनल बेस होता है। अगर अभी आपको पीछे से कोई आकर के कुछ
अचानक से बोल दे, या आपको सामने अचानक से कुछ चीज़ आ जाए तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अचानक से ध्यान में आ जाए, ओ मेरे तो पेपर की तैयारी नहीं हुई और मेरा तो पीरियोडिक टेस्ट आ गया, तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। कोई चीज़ आपसे टूट जाए तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट इसका जो वर्किंग है इट कैन चेंज। तो इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये इनवॉलेंट्री है। अब ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यानी कि इसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेल है, ये अगर हम इसको ऐसे कलर कर दें थोड़ा सा, ये पूरा एक ही सेल है, यहाँ से ये पूरा एक सेल है, ठीक है। ये एक सेल का डायग्राम बना हुआ है, ये एक सेल है और ये ब्रांच्ड सेल है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। अभी इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि इन हार्ट की सभी मसल्स को एक साथ काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक साथ, रिलैक्स करेंगे तो एक साथ, जैसे जिसको कमांड आएगा। तो इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं एक सेल दूसरे सेल से? इनके अंदर गैप जंक्शंस होते हैं। इनके अंदर कौन से जंक्शंस होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। दे आर गैप जंक्शन, जिसको हम डेस्मोसोम्स भी कहते हैं ना। यहाँ पर मसल सेल्स के अंदर ही आपको डेस्मोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमने बोला था कि एपिथेलियल सेल्स में तीनों तरह के जंक्शंस देखने को मिलते हैं: टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स एंड एडहेरिंग जंक्शंस। तो ये आपके तीनों जंक्शन जो है आपको एपिथेलियल में बेसिकली देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कार्डियक में जो जंक्शन देख रहे हैं दैट इज डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो बाकी एपिथेलियल के आपको याद रखने हैं कि एपिथेलियल में आपने टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स या एडहेरिंग जंक्शंस, और तीसरा जंक्शन हमने पढ़ा था गैप जंक्शन। नाउ बात करते हैं हम न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू हमने यहाँ लिख दिया है, दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। ये एक्साइटेबल है, जैसे हमने मसल्स का पढ़ा कि उनका एक्साइटेबल हो जाता है, ये भी एक्साइटेबल है, लेकिन ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब हमने जैसे जूनियर क्लास में पढ़ा कि नर्वल टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। येस, दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन, लेकिन उसके साथ साथ इसके पास कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अब यहाँ पर हम नर्वस टिश्यू का नहीं डायग्राम पढ़ रहे हैं, हम इसको अगले लेसन्स में कवर करेंगे। यहाँ पर आपकी जितना इस लेसन के हिसाब से एनसीईआरटी में दे रखा है वो बस यही दे रखा है कि दे आर मोस्टली द न्यूरल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। कितने नर्व सेल्स हैं? 10⁻11। और न्यूरोग्लियल सेल कितने हैं? दे आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू। अगर हम नर्वस टिश्यू का बताएं कि इसका स्ट्रक्चर कौन बना रहा है या इसमें काम करने वाला यूनिट कौन है, तो डेफिनेटली नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमको नर्व सेल्स या न्यूरॉन को ही कहना है। न्यूरोग्लियल सेल तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने में, प्रोटेक्ट करने में, बिल्ड करने में, इन सब काम में ज़रूरत करता है, लेकिन आपका जो मेन नर्व इम्पल्स को कैरी करने का काम है वो आपका न्यूरॉन करेगा। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि आपका लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल्स। ये मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इनकी लेंथ मीटर्स में जा सकती है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन सेल्स डू नॉट डिवाइड। एक बार जितने सेल्स बॉडी में बन गए उतने बन गए। वंस अ नर्वस सेल या न्यूरॉन इज डैमेज्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जब तक जहाँ की आप इसकी न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो वहाँ पर सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आएगा और मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करिए, क्वेश्चंस पूछिए, एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू एंड read your NCERT. God bless you.